आइए बच्चों, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ज़्यादातर ब्रीदिंग ब्रीदिंग मीन्स जो हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, जिसको हम इनहेल बोलते हैं, एक्सहेल बोलते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और उसी को नॉर्मली रिस्पिरेशन भी बोलते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन ब्रीदिंग जो है रिस्पिरेशन का एक पार्ट है, जिसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, सांस बाहर जाती है, सांस अंदर आती है। और लेकिन जो रिस्पिरेशन होता है उसको हम थोड़ा वाइडर रूप में लेते हैं, जिसमें कि एल्वियोलर के स्तर पे हमारा जो क्या क्या हो रहा और टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा, सबको मिला करके गैसेस का एक्सचेंज हो रहा, उसको हम सब मिला करके रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बच्चों, ज़्यादातर जैसे हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने में क्या होता है? प्रोटीन होगी, फैट होगी, क्या कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। फैट का क्या है? सबसे फैटी एसिड है। और प्रोटीन का क्या है? अमीनो एसिड है। जब बच्चों इनका ब्रेकडाउन होता है, इनके ब्रेकडाउन से जो हमको ऑक्सीजन मिलती है उसको हम यूज करते हैं, और हमको बदले में क्या होता है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं। उसी के बारे में आइए इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल एंड इंक्लूड द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। इनके क्या है? जो ब्रेक डाउन से हमको जो ऑक्सीजन मिलती है, जो हमको एनर्जी मिलती है, वेरियस एक्टिविटीज हमको इनको हम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसको हम क्या करते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो रिलीज होती है, इसको हमें बाहर करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का अंदर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना, ये जो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर आप अपना हाथ को चेस्ट पर रखिए और जो आप महसूस करेंगे अप डाउन, ठीक है, चेस्ट पर रखेंगे और आप अप डाउन इसमें महसूस करेंगे, तो आप ये जानते हैं कि ब्रीदिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, कैसे सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हम इसमें इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे बच्चों। एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मैकेनिज्म ब्रीदिंग, उसका मैकेनिज्म क्या है? गैसों के एक्सचेंज के बारे में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे टिश्यूज को गैस से कैसे सप्लाई हो रही, रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन, और एक और होगा उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हमारे अंदर डिसऑर्डर क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हमको देखना है। तो बच्चों, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है, जैसे प्रोटोजोआ है, पूरीफेरा है, और प्रोटोजोआ क्या स्पंजेस हैं, और सिलोट्रेट है, निडेरिया है, राउंड वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स हैं। ये सब क्या करते हैं? जनरली अपनी बॉडी के सरफेस से ही वो डिफ्यूजन के मेथड से ही वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वो कर लेते हैं। आपने जैसे अमीबा पढ़ा होगा, वो तो सिंपली यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर होता है तो कैसे करता है? अपनी सेल को जो है उसी जो मेम्ब्रेन होती है उसी के थ्रू अपना उससे गैस का कर लेता है। तो इसको जो रिस्पिरेशन है बच्चे, दो तीन बिंदु पे विशेष, उसका हैबिटेट कैसा है, वो पानी में रह रहा है या कि वो जल बाहर जो है जमीन पे रह रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है हैबिटेट। और उसका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। तो इन सबको ध्यान में करते हुए किया गया है। और जो आपका अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में क्या होता है? उसके चारों तरफ जो है इसकी क्यूटिकल होती है, वो उसके थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। रेस्पिरेशन सही ढंग से जब आर्थ्रोपोड में आते हैं, वहाँ से रेस्पिरेशन की सही सिस्टम हमारा जनरेट, क्योंकि आर्गन ही नहीं, उसके पहले आर्गन सिस्टम है ही नहीं हमारे पास। यहाँ से आर्गन बनते हैं, तो जा करके उसका एक आर्गन होता है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो अगर हम स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन कर रहे हैं उसको क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। और जैसे सपोज कर लो मछलियों में चले जाओ तो वहाँ गिल होता है, वो गिल के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं, तो उसको हम जो है ब्रेंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं। और जब हम लंग के थ्रू करते हैं तो उसको हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि अपन जो ह्यूमन बीइंग है, हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, केवल ह्यूमन के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हीं सब के बारे में इसमें बताते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? ये डिफर करता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बच्चों विशेष रूप से हैबिटेट, ये हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिफर करता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पंजेस, सिलोट्रेट है, प्लेटवर्म्स है, ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, तो डिफ्यूजन मेथड से इंटायर बॉडी सर्फेस से कर लेते हैं। अर्थवर्म के बारे में बता रहा है, ये ट्यूबकिल, और इंसेक्ट है नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्रैकियल रिस्पिरेशन करता है, और ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी
स्पेशल वेस्कुलर सिस्टम कॉल्ड द गिलिया, इसको ब्रेंकियल स्पेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हम पर लोग जो है जितने रेप्टाइल हैं, एबीज हैं, मैमल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, लंग से करते हैं, जिसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल वाले ज़्यादातर जो पानी जो जल थल पे रहते हैं वो करते हैं, ठीक है। एमंग वर्टिब्रेट फिशेज यूज गिल्स, मछलियाँ गिल से रिस्पिरेशन करते हैं, जबकि एम्फीबियन क्या करते हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक, लंग्स से इसमें जो फ्रॉग जो है आपने देखा होगा वो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी करता है और पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी करता है, त्वचा से भी कर लेता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो बता रहा कैन रिस्पायर थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन, अपनी इसकी त्वचा जो गीली रहती है उससे गलत, जिसको क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब आइए ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है तो हमको ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बच्चों हमारा ये डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ह्यूमन में क्या होता है कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो पार्ट में होता है, और दूसरा रिस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन कहाँ से शुरू होता है हमारा, जैसे ये शुरू होता है जहाँ से दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हमारे पास होगा, ठीक है, ये अपर लिप जो होती है इसके ऊपर नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चैम्बर होता है, एक इधर से नेजल चैम्बर होता है, और देन जा करके वो कहाँ मिलते हैं, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का दो पोर्शन होता है, जहाँ से एक हमारी ये नाक जहाँ जाती है उसको नेजोफेरिंग्स, और जहाँ से मुंह का जा करके निकलता है वो ऑसोफेगस, जहाँ के में जुड़ता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। लेकिन छोड़ दिए, अभी तो फेरिंग्स देखना है। फेरिंग्स में हमारी जा करके ये नेजल चैम्बर जो उसमें जा करके खुलता है, और फेरिंग से जब अब ट्रेकिया आता है, ठीक है, ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, उसके ऊपर जहाँ से वो शुरू होता है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, जहाँ उसका अपर्चर शुरू होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर इपिग्लॉटिस होता है, वो कार्टिलेज की बनी हुई जो इलास्टिक ढक्कन टाइप होता है उसको ढक लेता है। जब हम फूड को क्या करते हैं, भोजन को जब हम निगलते हैं तो ताकि भोजन क्या कहीं विंड पाइप में न चला जाए, ऑसोफेगस की वजह, फूड पाइप में जाना है भोजन को, लेकिन वो कहीं ऐसा उसमें न चला जाए विंड पाइप में, तो उसके ऊपर ग्लूकोस होता है जो कि उसको ढकने का काम करता है। वो पूरा स्ट्रक्चर आप इसके बारे में देखें, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, ग्लोटिस है, और उसके बाद ये ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद जो है ये जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया, ये यहाँ पर आकर के लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, और लैरिंग्स में दो वोकल कार्ड होते हैं, और इन वोकल कार्ड में स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे आपने गिटार देखा हो उसमें जैसे होते हैं गिटार, उसमें पतले का और मोटे का उसमें रहता है, हाई वॉइस पिच होती है, लो वॉइस पिच होती है, जिसके ऊपर साउंड निर्भर करती है। आपने जो लेडीज़ हैं उनका जो है लो पिच होता है, वॉइस का लो पिच होता है, इसलिए उनकी आवाज़ सुरीली होती है, और महिलाओं की जो है सुरीली होती है, पुरुषों की थोड़ी आवाज़ मोटी होती है, ठीक। और इसके ऊपर जो कार्टिलेज रिंग रहते हैं, सी से दो रहते हैं, उनका आकार कैसा रहता है, सी के आकार का रहेगा, और इस प्रकार से लगा रहेगा, ठीक है। जो खुला हुआ पोर्शन हो पोस्टीरियर साइड को होगा, क्यों रहता है, ताकि कहीं ये हमारी ट्रेकिया कोलैप्स न कर जाए, इसलिए उसके उसमें रहता है। ये ट्रेकिया आता है, फिर उसके बाद ये जो है प्राइमरी ये ब्रेंक्यूल में बढ़ता है, ये दो यहाँ से आकर के कहाँ पर आता है, जो हमारा थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक वर्टिब्री जो फिफ्थ है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे आकर के दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये फिर आगे चल के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई आगे बढ़ती चली जाती है इसी प्रकार से, ठीक। और फिर टर्शियरी ब्रोंकियाई के बाद क्या होता है, ये इनिशियल ब्रोंकियाई देन टर्मिनल ब्रोंकियाई, इसमें नहीं दिया उतना डिटेल, इनिशियल ब्रोंकियाई होगा देन टर्मिनल ब्रोंकियाई होगा, फिर उसके बाद एल्वुलाई डक्ट होगा, दे एल्वुलाई होंगे। ये जो एल्वुलाई है, छोटे छोटे एल्वुलाई हैं, इसी में हवा जो है भरती है, ठीक है। आइए इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं, शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग हुआ गया अपर लिप के ऊपर ओपनिंग रखते हैं, लीड्स टू नेजल चैम्बर और थ्रू द नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज क्या होता है, ओपन इनटू द फेरिंक्स में खुलता है, ए पोर्शन व्हिच इज कॉमन पैसेज टू द फूड एंड एयर, दोनों के लिए होता है। फेरिंक्स क्या करती है, कहाँ खुलती है, लैरिंग्स रीजन में खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है, लैरिंग्स रीजन में खुलती है। लैरिंग्स कार्टिलेज बॉक्स होता है जो कि साउंड के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जिसको साउंड बॉक्स भी हम कहते हैं। जब हम कोई चीज़ को निगलते हैं तो ग्लोटिस क्या है, ये इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप से ढक होती है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये क्या करता है, भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब स्ट्रेट ट्यूब की तरह होती है, और मिड थोरेसिक कैविटी में होती है, कुछ डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा
फिफ्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ बोन थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा उसको थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसी फिफ्थ पे जाकर के ये डिवाइड हो जाती है। कुछ डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ में राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी बोन किया, उसमें दो भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट साइड को दूसरी राइट साइड को जाती है। ठीक, ईच ब्रोंकिया अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया वो और बढ़ती चली जाती है। तो ब्रेंकियोल्स एंडिंग अप टू द वेरी थिन टर्मिनल ब्रेंकियोल्स में ट्रेकिया क्या करती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियाई इनिशियल ब्रेंकियोल्स सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग कहाँ तक होती है, फ्रॉम ट्रेकिया से लेकर के, ट्रेकिया से लेकर के ये यहाँ से लेकर के और इनिशियल ब्रोंकियल तक जो है ये इसका रिंग जो सी शेप्ड होती है। इनकम्प्लीट मीन्स पूरी कंप्लीट सी शेप्ड होती है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बैग लाइक स्ट्रक्चर का एल्वुलाई, लास्ट का पोर्शन जो एल्वुलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एल्वुलाई कहलाता है, जिसमें हवा भरी रहती है। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरल। जो हमारा बच्चों में लंग होता है, ये लंग है, ठीक, लंग में दो लेयर होती है। देखिए ये जो है एक ये आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। ये क्या काम, ये लंग को फ्रिक्शन से बचाता है, कोई उसमें घर्षण ना होने पाए, उसको कोई क्षति नहीं होने पाए, इसलिए रहता है। ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर प्लूरल, बाहर वाले को आउटर प्लूरल, नीचे वाले को, अंदर वाले को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ये प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर भरा था जो कि उसको आघात से बचाता है। और ये उसका डायफ्रागम है, अभी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी उसमें। और ये जो है जो थोरेसिक एक बच्चों कैविटी होती है हमारे अंदर, उस कैविटी के अंतर्गत हमारा हार्ट और लीवर, एयर टाइट कैविटी होती है, उसके अंदर हमारा हार्ट और ये लंग्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये रिब है, आगे आइए। ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके बारे में कैसे हम पढ़ेंगे, गैसेस का कैसे आदान प्रदान होता है। तो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इंक्लूड कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक, ठीक है, हो गया था। तो प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग के कॉन्टैक्ट में रहती है और बाहर वाली रिब के कॉन्टैक्ट में रहती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रेंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट बच्चों कहलाता है। कहाँ से, नॉस्ट्रिल से जहाँ से शुरू होता है अप टू टर्मिनल एंड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियल, ये कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट इसको बोलते हैं। व्हेयर इज द जो एल्वुलाई जहाँ गैस भरी रहती है एंड दियर डक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होता है और उसके पहले का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। द कंडक्टिंग पार्ट सिस्टम्स आर एटमॉस्फेयर शेयर इन द एल्वुलाई, ये बाहर की एटमॉस्फेयर इसी एल्वुलाई में जाकर के घुसती है और जो कि फॉरेन पार्टिकल सेका करती है। हमारा जो नॉस्ट्रिल से लेकर के जो इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये क्या करता है पूरा, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बच्चों जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है जब हमारे इसमें घुसती है, इसमें रेस्पिरेटरी पार्ट में जब ये घुसती है, ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ये इसका काम क्या होता है, नेजल चैम्बर का, नेजल चैम्बर हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है उस हवा को टेम्परेचर को वो बॉडी के टेम्परेचर पर ला देता है। ठीक, एक प्रकार से एसी का काम करता है और जो धूल मिट्टी होगी उसको भी वो बाहर कर देता है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज, अगर हवा गर्म है उसको ठंडी कर देगा, ठंडी तो उसको गर्म कर देगा। आल्सो ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर लाता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जो एक्सचेंज पार्ट है जहाँ एल्वुलाई है वहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, लंग कहाँ पर होते हैं, जो थोरेसिक चैम्बर होता है इसमें होते हैं। which is automatically an airtight chamber होता है। thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। ये जो thoracic chamber को कह रहा है बच्चों, thoracic chamber क्या है कि हमारा जो डॉर्सल साइड में क्या है हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और फ्रंट साइड में क्या स्टर्नम, स्टर्नम यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है जिसको हम
जो कि एक बोन है जिसमें आकर के जो रिब्स हैं, लेटरल साइड में रिब्स होंगी, स्टर्नम जहाँ करके सब जोड़ते हैं उसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम हो गया, पीछे हमारा वर्टिब्रा हो गया, उससे जुड़ा रहता है। और नीचे जो डायफ्रागम होता है, डायफ्रागम होता है जो कि थोरेसिक कैविटी, हमारी यहाँ तक थोरेसिक कैविटी हुई, और उसके बाद जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक। तो थोरेसिक कैविटी को ये बांटता है डायफ्रागम। चैम्बर इज फॉर्म द रिब्स एंड द लोअर साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायफ्रागम। उसका आकार कैसा होता है? डोम शेप। जब कंट्रैक्ट करता है वैसे फैल जाता है। Brings the air temperature is same part is side of the actual diffusion lungs. Lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically airtight chamber है। Thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, but ventrally by the sternum, laterally by the ribs on the lower side of the dome-shaped diaphragm। ये इसका जो वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity will be reflected in the lung, pulmonary। एक्चुअली बच्चों क्या है कि लंग्स में हमारी कोई मसल होती नहीं है, उसमें दो मसल होती है हमारे इसमें रिब्स के, उसमें एक इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल स्टर्नल पोर्टल मसल और इंटरनल एक्सटर्नल पोर्टल मसल होती हैं, और डायफ्राम, ये सब मिल करके हमारी थोरेसिक कैविटी को घटाते बढ़ाते हैं। लंग्स नहीं, लंग्स कुछ नहीं कर सकता, उसमें मसल तो है ही नहीं। ये जब उसको डायरेक्ट जाकर के लंग को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। जब ये जब डोम शेप्ड होता है, जो हमारी डायफ्रागम है वो जो डोम शेप्ड रहती है, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे ऐसे होती फैल जाती है, ठीक है। ये तो उसमें एंटीरियर पोस्टरली उसको जो फैला है, और दूसरे जो इंटरकोस्टल मसल है ये उसको जो है इधर से बढ़ाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर उसको फैला देती है, तो जिससे उसका लंग का साइज थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाता है। तो ये अरेंजमेंट एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग, यू कैन नॉट डायरेक्टली आफ्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम पल्मोनरी वॉल्यूम को सीधे नहीं बदल सकते, इसी के थ्रू बदल जाता है। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ब्रीदिंग ऑफ पल्मोनरी, वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक गैस इज डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलाई है उसके जो मेम्ब्रेन पे इनका डिफ्यूजन होता है, और गैसेस का ट्रांसपोर्शन, गैस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो तो कहाँ पे हुआ? हमारा जो है लंग और ब्लड कैपिलरी के बीच में, लेकिन अब उसको हमको शरीर के दूसरे टिश्यूज के पास ले जाना है, तो इसको जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और डिफ्यूजन जहाँ पर फिर होगा ऑक्सीजन कार्बन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो होगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स ऑफ कैटाबोलिक रिलेशंस। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन निकलेगी वो उसको जो है कैटाबोलिक जो रिएक्शन होंगे उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन कन्वर्ट करेंगे और CO2 को बाहर करेंगे, ठीक बच्चों। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या दो स्टेप में इन्वॉल्व होती है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, जो हवा को अंदर लेते हैं, और एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्वियोलर एयर इज क्लोज्ड आउट, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरीड आउट बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे किसी का प्रेशर ग्रेडियंट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। अब द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स और एटमॉस्फेयर, लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर का अंतर होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट अप्रॉक्सिमेटली उसको। इंस्पिरेशन में क्या होता है? विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेयर। एक पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर उसको कहते हैं जैसे कोई एटमॉस्फेयर में मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसें हैं, उस इंडिविजुअल गैस का उस एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर बनाते हैं उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर का क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब ये हमारी इंटरकोस्टल मसल और जब थोरेसिक चैम्बर हमारा एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, तो हवा क्या है, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का हमारा वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर की हवा अंदर हो जाती है, ठीक। इसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सप्रेशन में क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो बाहर वो हवा निकल जाएगी। डायफ्रागम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, ये सेट ऑफ मसल जिसको ये बताया उसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये जो
प्रेशर का ग्रेडियंट जो है इसी के नाते क्रिएट होता है। इंस्पिरेशन इज रिलेटेड बाय द contraction of diaphragm which is increase the volume of the thoracic chamber anterior posteriorly, ठीक है, anterior posteriorly axis and contracts sternal costal muscles क्या करती है, मैं इसको आपको बता चुका हूँ, causing the increase in the volume of the thoracic and dorsolaterally, ठीक है, over increase the thoracic volume as a similar increase the pulmonary volume। ये देखिए बच्चे, इसमें डायग्राम जैसे दिया है, डायग्राम से आप समझ लीजिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एयर ओपनिंग ऑफ द लंग्स है, ठीक, यहाँ पर हवा आ रही, ये हमारा क्या है, ये डायफ्रागम है। ये जब कंट्रैक्ट करता है, जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर को आता है, जिससे उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। और दूसरा ये डायग्राम दिया है, देखिए जब नॉर्मल पोजीशन में हो जाता है डाउन शिफ्ट, वो अंदर को हो जाता है, जब अंदर को हो जाए तो उसका वॉल्यूम जो है घट जाता है और हवा क्या होती है, बाहर को चली जाती है। ठीक है बच्चों, जिससे पढ़ा कल मैं आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में बताएंगे। ठीक बच्चों, ओके।